दोस्तों, योगी आदित्यनाथ से जुड़ी जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह खबर सुनकर आप निश्चित रूप से दंग रह जाने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ से जुड़ी जो खबर चल रही है वो सबको चौंकाने वाली है। अप्रैल महीने में जो भी कुछ होने वाला है, जो मीडिया में चल रहा है, जिसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, अगर अप्रैल में वो चीज होती है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में एक नया आयाम और भूचाल टाइप का आ जाएगा। वो पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा और योगी आदित्यनाथ से जुड़ी वो कौन सी खबर है जो आपको आश्चर्यचकित कर सकती है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। आपको सबसे पहले स्लाइड में ये देखिए, लिखा हुआ मिलेगा कि योगी के गोरखपुर की विदाई की बात कही जा रही है। और ये बात कहां से उठी है, ये बात सबसे पहले जान लीजिए। योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की कवायद भी जारी है, और ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कहानी है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और क्यों कहा जा रहा है कि दिल्ली की राजनीति वो योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से क्या अब योगी की विदाई होने वाली है। ये खबरें चल रही हैं और उस खबरों की पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो निश्चित तौर पर जो है वो चौंकाने वाली है। सबसे पहले ये विदाई की खबर उठी कहां से, ये सुनिए। होली से पहले, मतलब 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख को, 8, 9 और 10 को योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर थे। और इस दौरान इनकी मुलाकात जेपी नड्डा से होती है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अमित शाह से होती है, जो गृह मंत्री हैं, और नरेंद्र मोदी से होती है, जो प्रधानमंत्री हैं। दिल्ली में इन 3 बड़े नेताओं के साथ इनकी मुलाकात के कई सारे मायने निकाले जा रहे थे। सबसे पहला यह कि मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में प्रदेश के चर्चा हो रही थी। यह बात भी चर्चा हो रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनने वाला है उत्तर प्रदेश का, और साथ में यह कि जिला अध्यक्ष कौन बनने वाला है। इस तमाम चीजों पर जो है वहां पर बातचीत चल रही थी। लेकिन सबसे बड़ी चीजें जो निकलकर सामने आई हैं, सूत्र ये बता रहे हैं कि उस दौरान ये बातचीत हुई कि दिल्ली की राजनीति अब योगी आदित्यनाथ को करनी है। इस तरीके का ऑफर जो है इन 3 बड़े नेताओं के द्वारा दिया गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ, जहां चर्चा चल रही है, योगी आदित्यनाथ इस बात से खफा हैं और नाराज हैं। ये मीडिया में चर्चा चल रही है, मैं आपको आगे की जानकारी दिए चलता हूं। हालांकि योगी आदित्यनाथ इस बात से जरूर नाराज हैं। और आज तक के कॉन्क्लेव में जब योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू हो रहा था, उस दौरान आपने सुना भी होगा उनका बयान, जब उनसे पूछा गया कि क्या अब उत्तर प्रदेश छोड़कर, गोरखपुर छोड़कर अब दिल्ली की राजनीति करने वाले हैं। इस बात के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली की राजनीति करनी है तो इससे बढ़िया मैं गोरखपुर जाना, यानी मठ जाना ज्यादा पसंद करूंगा। और इसीलिए ये बात तब से उठ रही है कि योगी आदित्यनाथ का ये बयान जो है, जो उन्होंने मठ जाने वाला कहा है, ये बयान जो है प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कुछ ना कुछ जो है, ये मीटिंग में जो तीनों नेताओं से मीटिंग हुई है उसमें कुछ ना कुछ बातें जरूर हुई हैं। आरएसएस ये चाहती है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। सूत्र ये बताते हैं कि आरएसएस जो है, योगी आदित्यनाथ बहुत फेवरेट हैं आरएसएस के, और आरएसएस ये चाहती है कि योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आरएसएस का कोई बेहतरीन आदमी और बेहतरीन व्यक्तित्व का और हिंदू छवि वाला नेता जो है उस कुर्सी पर बैठे। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि योगी आदित्यनाथ को मोदी और शाह पसंद नहीं करते। तमाम लेखों में आप देख पा रहे होंगे, तमाम समाचार पत्रों में, मीडिया चैनलों में आप देख पा रहे होंगे, कई बार इस चीज की चर्चा होती है कि मोदी और शाह जो है वो योगी को पसंद नहीं करते हैं। और इसी वजह से ये चर्चा जो है इस समय बहुत बड़ी चर्चा बनी हुई है और उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करने वाली चर्चा बनी हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर 5 नाम मैं आपके सामने लाया हूं। ये 5 नाम जो है सबसे अधिक चर्चा में है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की होड़ में इनका नाम चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको 2 नाम बताता हूं और उन 2 नामों से आपको रूबरू करा के यह बताने की कोशिश करता हूं कि इसको बीजेपी कैसे नकारी है। देखिए, ये है वसुंधरा राजे, राजस्थान से है, इनको महारानी भी कहा जाता है। इनके बगल में है संजय जोशी और वसुंधरा राजे का नाम सबसे आगे चल रहा था। लेकिन आरएसएस ये चाह रही थी कि ये दोनों में से कोई बने, लेकिन बीजेपी जो है वो नहीं चाहती है। ऐसा जो है सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, समाचार पत्रों में जो और मीडिया चैनलों में जो खबरें चल रही हैं वो ये चल रही हैं। संजय जोशी के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। संजय जोशी जो है आरएसएस से बहुत पुराने समय से जुड़े हैं और यह कहा जाता है कि मोदी से इनकी बनती नहीं है।
1998 की बात है कि जब नरेंद्र मोदी वहां पर आरएसएस से जुड़े हुए थे, सक्रिय वहां पर थे और प्रचारक थे आरएसएस के। उस दौरान संगठन मंत्री बनाकर जो है संजय जोशी को भेजा जाता है। दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं और उसका काम का परिणाम यह मिलता है कि वहां पर भाजपा की सरकार आती है। मुख्यमंत्री की होड़ में नरेंद्र मोदी भी थे, मुख्यमंत्री की होड़ में संजय जोशी भी थे। इन दोनों की लड़ाई में कहीं ना कोई तीसरा बाजी मार लिया और आगे भी जब आगे का कार्यकाल आया तो इसी तरीके की चीजें चली और बाद में नरेंद्र मोदी को वहां पर गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद जो है इनको महासचिव बनाया गया था। उसके बाद से ही लगातार ये खबरें चलती रहती हैं कि संजय जोशी और नरेंद्र मोदी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दूसरे नंबर पर आते हैं वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री थी, आरएसएस और मोदी की करीबी। और बीते चुनाव में अभी जो राजस्थान का चुनाव बीता है उस दौरान आपने देखा होगा कि इनके मुख्यमंत्री की बात भी चल रही थी, लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं। उस दौरान तमाम नाराजगी वाली खबरें भी सोशल मीडिया पर इनके चल रही थी, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है और अभी ये नरेंद्र मोदी और आरएसएस से जुड़ी तमाम चीजों को लेकर लगातार बड़ाई करते हुए इनके बयान भी सुने जा सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर ये है, लेकिन अभी फिलहाल इन दोनों के नाम पर जो चर्चा हुई है इसके बारे में 21 और 23 मार्च को जो प्रतिनिधि सभा की बैठक होने वाली है आरएसएस की, उसमें इन नामों पर बेहतरीन चर्चा होगी। तीसरे नंबर पर आते हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो है एक बेहतरीन पॉलिटिशियन है और लगातार उनकी छवि एक शानदार छवि के रूप में उनको देखा जाता है। मध्य प्रदेश के 4 बार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बचपन से ही ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं और केंद्र की राजनीति में एक बेहतरीन पकड़ इनकी मानी जाती है। लगभग 6 बार विधायक, 6 बार सांसद ये रह चुके हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान भी एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। वहीं अगर चौथे नंबर पर बात किया जाए जिसके बारे में सबसे अधिक चर्चा हो रही है तो वो राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह को लेकर कहा जाता है तकरीबन 2.5 दशकों से इनका अनुभव जो है वो सक्रिय राजनीति में है और ये बेहतरीन अनुभव है और इस समय ये रक्षा मंत्री हैं। आरएसएस से इनका जुड़ाव बहुत पुराना रहा है और इनके नाम पर सबसे अधिक चर्चा और इनको लेकर सबसे अधिक चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इनको मोदी भी पसंद करते हैं, अमित शाह भी पसंद करते हैं और दूसरी तरफ आरएसएस से भी इनका जुड़ाव बेहतरीन है। तो आरएसएस और मोदी जब सामंजस्य दोनों का बैठेगा, मतलब गुजरात लॉबी और आरएसएस का अगर सामंजस्य बैठ जाता है तो ये मान सकते हैं कि राजनाथ सिंह जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो राजनाथ सिंह बनते हैं तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि योगी आदित्यनाथ रक्षा मंत्री बन सकते हैं। अगर यहां पे पद खाली होगा राजनाथ सिंह का, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो योगी आदित्यनाथ जो है वो संभावना है कि रक्षा मंत्री बने। और इसलिए मैं 5वां नाम जो है योगी आदित्यनाथ को डाला हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कि इनका भी नाम जो है वो बहुत ज्यादा चल रहा है। इसका पहला कारण यह है आरएसएस की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ है। योगी अमित शाह के बीच में 36 का आंकड़ा चलता है। बहुत बार आप सुने होंगे, ये खबरें सुने होंगे आप कि योगी और शाह की नहीं बनती। कई बार जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को जो बड़े नेता नहीं पसंद करते हैं वो अमित शाह से जाकर जरूर मुलाकात करते हैं। अगर कुछ ऐसी चीजें उतार चढ़ाव आता है तो उस दौरान तुरंत फोटो आप देख पा रहे होंगे और कई बार सोशल मीडिया पर इसका जिक्र भी सुने होंगे। योगी को मोदी का उत्तराधिकारी कहा जाता है। योगी को मोदी का उत्तराधिकारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अक्सर आप जब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पे पोलिंग कराया जाता है, इंडिया टुडे और तमाम चैनलों का, जहां पे ये जानने की कोशिश की जाती है कि मोदी का उत्तराधिकारी कौन है, तो सबसे पहले नंबर पर योगी आदित्यनाथ ही रहते हैं। योगी आदित्यनाथ के रहने के नाते और तमाम चौक चौराहों पर, चाय की दुकान पर आप इस बात को जरूर सुन पा रहे होंगे कि योगी आदित्यनाथ को मोदी का उत्तराधिकारी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब मोदी रिटायर होंगे तो योगी आदित्यनाथ ही प्रधानमंत्री बनेंगे। भाजपा में 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर की लड़ाई है। पहले नंबर पर मोदी, दूसरे नंबर पर अमित शाह और तीसरे नंबर पर योगी जी हैं। अगर मोदी रिटायर होते हैं तो दूसरे और तीसरे नंबर पर, मतलब अमित शाह पहले नंबर पर जाएंगे और दूसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ। और इस तमाम चीजों को साइडलाइन करने की इस समय कोशिश जो है वो की जा रही है और इसीलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। मोदी शाह नहीं, लेकिन देश की जनता योगी को क्यों पसंद करती है? योगी आदित्यनाथ को पसंद करने के लिए 4-5 कारण मेरे पास हैं, वो देख लीजिए। सबसे पहला कारण यह कि योगी आदित्यनाथ का गोरखनाथ मंदिर से जुड़ाव है और गोरखनाथ मंदिर से जुड़ाव रखने के कारण एक बहुत बड़ी आबादी, एक बहुत बड़ी जनसंख्या गोरखनाथ मंदिर में अपनी आस्था रखती है और वहां के वो पीठाधीश्वर है। इस वजह से उनका जुड़ाव एक बेहतरीन तरीके से गोरखनाथ मंदिर से है और इसी वजह से हमेशा उस चीज के नाते उनको बेनिफिट भी मिलता रहा है। हिंदुत्व का एक सबसे बड़ा चेहरा, जब से
बीजेपी की सरकार आई है 2014 के बाद से, और उसके बाद 17 में जब योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा के रूप में जो है उभर कर योगी आदित्यनाथ आए हैं। और कई मौकों पर यह कहा जाता है, अन्य राज्य वाले भी ये कहते हैं, अन्य राज्य के लोग भी ये कहते हैं कि हमारे यहां बुलडोजर वाली सरकार चाहिए, हमारे यहां योगी आदित्यनाथ जैसी सरकार चाहिए, तुरंत एक्शन लेने वाली सरकार चाहिए। और इसका एक बड़ा वर्ग जो है हिंदू, जो कह सकते हैं कि भारत में एक बड़ा वर्ग जो है वो हिंदू का है, और पसंद करने वाले योगी आदित्यनाथ को वही लोग हैं। योगी और मोदी का कंपैरिजन, मैं वही बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि योगी और मोदी का हमेशा कंपैरिजन होता है, और इस बीच में जो है शाह दूर और पीछे हटते हुए नजर आते हैं, और इसलिए बार बार योगी और मोदी का चर्चा होता है और उनको उत्तराधिकारी बनाने की बात कही जाती है। संघ को योगी पर सबसे अधिक भरोसा है, और इसी वजह से जनता जो है वो अधिक पसंद करती है इनको। मौजूदा राजनीति में धर्म पर बीजेपी की पॉलिटिक्स, यह भी एक कारण है कि योगी आदित्यनाथ को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। देखिए, अगर मौजूदा राजनीतिक परिवेश के बारे में अगर आप चर्चा करेंगे और दो चीजें देखेंगे, अगर डेवलपमेंट देखेंगे, योगी आदित्यनाथ का कानून व्यवस्था देखेंगे, और तमाम चीजें देखेंगे, रोजगार देखेंगे, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, तो उस बिहाफ पे देखेंगे कि क्या वो सारे लोग गरीब हैं। ये तमाम चीजों को अगर देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी जो है वो धर्म को लेकर बहुत अच्छे तरीके से उस पकड़ को मजबूत की हुई है कि धर्म को लेकर कैसे उनको पॉलिटिक्स करना है, और उसका उनको कितना फायदा आने वाले समय और वर्तमान जो चुनाव हो रहे हैं उसमें उनको कितना मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और यह समझाते हैं आपको कि योगी के बाद बीजेपी में यूपी में बीजेपी कैसे कमजोर हो सकती है। सबसे पहली बात देखिए, ठाकुरवाद का आरोप जो है योगी आदित्यनाथ पर हमेशा से लगता है। उसका एक कारण यह है कि अब योगी आदित्यनाथ जो है सिंह है, ठाकुर है। दूसरा, कानून व्यवस्था को लेकर ढिढोरा जितना पीटा गया है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर ढिढोरा बीजेपी की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जब धरातल पे इन तमाम चीजों के बारे में विश्लेषण करेंगे तो उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से जितना अच्छे तरीके से लोग बीजेपी के परोसते हैं। अफसरशाही चरम पर है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि योगी और उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार के तमाम जो सहयोगी पार्टियां हैं, उनके तमाम बड़े नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग लगातार जो है ब्यूरोक्रेट्स पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर संभावना है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश छोड़ते हैं तो सबसे बड़ा फायदा अखिलेश और मायावती को होने वाला है। मान के चलिए जिस तरीके से अभी संभावनाएं चल रही हैं, योगी आदित्यनाथ हटते हैं, मायावती और अखिलेश का गठबंधन होता है, तो आने वाले चुनाव में इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि मायावती के पास अब भी जो पिछला चुनाव बीता उसमें तकरीबन 9% वोट है, और 9% वोट ये मान के चलिए कि दलितों का है। वोट जरूर घटा है, परसेंटेज जरूर घटा है, लेकिन 9% वोट बहुत होता है, और मुस्लिम और दलित गठजोड़ अगर मायावती और अखिलेश का होता है तो यूपी में बीजेपी कमजोर होगी, ये डेफिनेटली आप मान लीजिए। दूसरी चीज है, दलित और पिछड़ा चेहरा खोजने की कोशिश कर सकती है बीजेपी। अगर योगी आदित्यनाथ को बीजेपी उत्तर प्रदेश से हटाती है तो सबसे पहला कारण तो यह जान लीजिए, किसी अगड़े वाली जाति को यहां पर मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किसी दलित या पिछड़े के चेहरे को यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर बैठा सकती है। और यही बात मैं आपको कह रहा हूं, कल्याण सिंह के जमाने में भी यही चीज हुआ करती थी, जब आडवाणी और अटल हुआ करते थे। देखिए, मुख्यमंत्री उस समय नहीं बने, लेकिन कल्याण सिंह के बारे में जिस तरीके से उनका वर्चस्व था, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, और वही ढूंढने की कोशिश इस समय बीजेपी कर रही है। उसका सबसे पहला कारण है जिस तरीके से 14 में सिर्फ 71 सीटें मिली। आंकड़े देख लीजिए एक बार, 14 में 71 सीटें मिली, 19 में 62 सीटें मिली, और 2024 में सिर्फ 33 सीटें मिली है भाजपा को, सिर्फ 33 सीटें। यानी कि अगर 14 और 24 का कंपैरिजन करें तो 10 सालों में यह आंकड़ा घटकर 38 सीटों का माइनस हो गया, मतलब 71 सीटें और 33 सीटें। और इस वजह से ये तमाम चीजें कयास लगाई जा रहे हैं। हार की समीक्षा जब हुई 2024 के लोकसभा चुनाव की, जब हार की समीक्षा हुई तो इसमें सबसे पहला जो बयान था केशव मौर्य का कि संगठन जो है वो सरकार से ऊपर होता है, संगठन सरकार से ऊपर होता है। ये बयान जो है काफी वायरल हुआ था केशव मौर्य का। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अति आत्मविश्वास के नाते बीजेपी हारी है, और बीजेपी हारी है केवल इसलिए क्योंकि बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में थी, और यही योगी आदित्यनाथ का बयान था। और उस समय मंच पर ही ये सारी चीजें हो रही थी, हार की समीक्षा बैठक थी, तमाम बड़े नेता लोग उस मंच पर थे, और वहीं से ये सारी चीजें जो है साधी गई थी, और वहीं से बिखराव शुरू हुआ था, जो कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री चेंज हो सकते हैं, और तमाम चीजें उस समय भी बहुत हद तक जो है चल रही थी। आरएसएस और बीजेपी में सब कुछ ठीक है, इस सवाल का जवाब
पिछले लगातार 6-7 महीने से लोग ढूंढ रहे हैं कि क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक है, और इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर आरएसएस और बीजेपी में सब कुछ ठीक होता तो अब तक तकरीबन 1 साल हो गया बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का खोज नहीं कर पाई। 1 साल हो गया और बीजेपी खुद ये कहती है कि एक पद एक व्यक्ति, और तब से अभी 1 साल तक लगातार उस चीज को ढो रही है। तो आरएसएस भी इससे नाराज है। मोदी जो है वो 30 मार्च को मिलने वाले हैं मोहन भागवत से। 11 साल बाद, 11 साल के कार्यकाल में पहली बार आरएसएस मुख्यालय पर जाने वाले हैं मोदी जी, और उस दौरान क्या बातें होंगी, हो सकता है संभावनाएं हैं इस बारे में बात हो कि जो भी खटास है आरएसएस की और बीजेपी की, इस खटास को दूर किया जाए। दूसरा ये चीज कि जो भी चीजें अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात हो रही है और योगी को केंद्र की राजनीति सौंपने की बात हो रही है, इन तमाम पहलुओं पर भी चर्चा हो सकती है। मोहन भागवत से मुलाकात हो सकता है। सूत्र ये बता रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामों पर भी चर्चा हो सकती है, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे यही 30 तारीख तय करने वाला है, क्योंकि उसके पहले मैं आपको बता दूं कि 11 और 23 मार्च को 21 और 23 मार्च को जो है आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक होने वाली है। इस बैठक में आरएसएस के तमाम लोग ये डिसाइड करने वाले हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनने वाला है, और योगी आदित्यनाथ को लेकर ये डेट जो है वो फैक्टर साबित हो सकती है, क्योंकि 21 और 23 को जो है बैठक होने वाली है और 30 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी मिलने वाले हैं। तो ये दोनों चीजें जो है यहीं से क्लियर होती हैं। बाकी इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति से हटते हैं तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कितना नुकसान होने वाला है, इस पर भी अपनी राय बताइएगा। ये बताइएगा कि क्या केंद्र की राजनीति योगी आदित्यनाथ को करना अभी के लिहाज से बीजेपी के लिए ठीक है या नहीं है। क्या मोदी और शाह दोनों लोग बीजेपी से योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करना चाहते हैं या फिर उत्तर प्रदेश से साइडलाइन करना चाहते हैं। इन तमाम पहलुओं पर अपनी राय रखिएगा। बने रहें मीडिया लैंड नेटवर्क के साथ।